हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बिहार इकोनॉमी से संबंधित तीसरा वीडियो जो कि है एनर्जी सेक्टर से संबंधित बिहार का, वो आपके साथ मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। बिहार इकोनॉमी से संबंधित दो वीडियो जो कि बिहार एग्रीकल्चर तथा बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित था, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर ये वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, कृपया एक बार देख लीजिए। कल मैं बिहार इकोनॉमी से जो तीनों चैप्टर अब तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एनर्जी सेक्टर, जो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, इससे संबंधित 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि एग्जाम में आने की काफी संभावना है, वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। तो एनर्जी सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे स्टेट हो या देश हो, हमेशा ही जो इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, जितना भी सभी सेक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनर्जी के सेक्टर में जो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, या जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग एनर्जी के रिसोर्सेज के क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह के एनर्जी होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसको हम लोग परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स कहते हैं। जो परंपरागत सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स, उसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज आते हैं। तथा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। इसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मेनली कोस्टल एरिया में उपलब्ध होता है, तो यहाँ पे काफ़ी कम संभावना है, यहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है बिहार में। भूतापीय ऊर्जा की भी कम संभावना यहाँ पे है, क्योंकि राजगीर में ही सिर्फ गर्म कुंड पाया जाता है। जो परंपरागत सोर्स है वो एक समय के बाद समाप्त होने की संभावना है, लेकिन जो गैर परंपरागत सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा प्राप्त होने वाला है। जैसे सौर ऊर्जा में हम लोग देखते हैं कि भारत में लगभग 300 दिन सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग अगर बरसात का मौसम में या जाड़ा का मौसम के कुछ दिनों को छोड़ देते हैं तो लगभग 300 दिन एज ए एवरेज हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है। भारत की धरती को प्रतिदिन 4 से 7 किलो वाट प्रति वर्ग मीटर सोलर एनर्जी मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है, हम इससे हमको एनर्जी काफ़ी हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में स्थापित कुल ऊर्जा हम लोग देखते हैं तो कोयला से हम लोग 58.9%, जल विद्युत से 13.5%, नवीकरणीय ऊर्जा से 17.6% और प्राकृतिक गैस से 7.6%, परमाणु क्षेत्र में 2.1% हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं ऊर्जा क्षेत्र में, इससे बिजली का उत्पादन होता है। अगर इसी में बिहार में देखते हैं तो बिहार में जो टोटल कैपेसिटी इसका है 6073 मेगावाट, उसमें से कोयला क्षेत्र, जो ताप विद्युत क्षेत्र, उसमें 4756 4756 मेगावाट, लगभग 78% सिर्फ कोयला से उत्पादन होता है। लेकिन हम लोग इंडिया लेवल पे देखते हैं तो सिर्फ 58% होता है। तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी हम लोग जो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। जल विद्युत में 783 मेगावाट, जो कि 12.89% है। नवीकरणीय ऊर्जा में मात्र 534 मेगावाट, जो कि 8.79% है। जो कि टोटल का हम लोग यहाँ पे 8 नवीकरणीय ऊर्जा में देखते हैं 8.79% है, लेकिन उसी अनुसार हम लोग जो ओवरऑल इंडिया में देखते हैं तो वो 17.6% है। यहाँ पर एक याद रखने की बात यह है कि जो लघु विद्युत परियोजना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ही इसको अपना लिया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी लघु जल विद्युत परियोजना है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ही हम लोग काउंट करेंगे। ऑनरशिप में हम लोग देखते हैं कि इसका 87% जो हिस्सा है, जो बिहार में जो उत्पादन हो रहा है, जो ये हम इसकी चर्चा किए, 6073 मेगावाट कुल जो उत्पादन क्षमता है, उसमें जो स्वामित्व निधि से 87% जो केंद्रीय क्षेत्र का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 12% जो हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर या स्वतंत्र जो विद्युत उत्पादक कंपनियां उसके तहत है। अब सिर्फ 1% हिस्सा जो राजकीय क्षेत्र के तहत है। अगर बिजली की उपलब्धता हम लोग बिहार राज्य में देखते हैं तो प्रति व्यक्ति खपत 332 किलोवाट है। जो अनुमानित चरण मान मतलब हो गया अटमोस्ट डिमांड, सबसे मैक्सिमम डिमांड हम लोग गर्मी के मौसम में देखते हैं। तो उस समय जो इसका बिहार स्टेट में जो डिमांड होता है वो 5900 मेगावाट होता है। लेकिन उस समय जो जो चरम मांग मतलब अटमोस्ट जो
सप्लाई होता है। गर्मी के दिन में जो सबसे मैक्सिमम जो सप्लाई हम लोग करते हैं वो है 5891 मेगावाट पर, मतलब 9 मेगावाट का शॉर्टेज होता है। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की उपलब्धता है वो 20 से 22 घंटा है, शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता 23 से 24 घंटे है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जिलावार हम लोग देखते हैं तो जिलावार जो खपत होता है वो सबसे शीर्ष जिला है वो पटना है, उसके बाद गया, मुजफ्फरपुर। पटना में 49.5 करोड़ यूनिट पर एनम के हिसाब से खर्च होता है। लेकिन जो सबसे पिछड़े 3 जिले हैं वो है शिवहर, अरवल, शेखपुरा। हम पहले भी आपको बताया कि अगर आपको ऑप्शन नहीं मालूम हो लेकिन सबसे कम पूछा जाता है तो शिवहर सबसे छोटा जिला है, इसको आप लोग करेक्ट टिक मार सकते हैं। अब कुछ हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें जो एनर्जी सेक्टर में बिहार में, तो यहाँ पे 3 एजेंसियां हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो हाइड्रो पावर के सेक्टर में बिहार राज्य जल विद्युत अभिकरण, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। ये जो ब्रेडा है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिहार में। लेकिन जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है उसको 5 एजेंसी के तहत बांटा गया, होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो होल्डिंग केस में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, प्रोडक्शन के केस में बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन के केस में हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे देखा कि पूरा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे है, उसको आप लोग एक बार नजर देख लीजिए। अब कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें कि सेंट्रल स्पॉन्सर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्कीम 3 तरह के होते हैं। एक सेंट्रल स्कीम जिसमें कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें योगदान होता है। दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्कीम गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है। तो इसमें है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 60% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार सरकार का होता है। तो लोग देखते हैं कि इसका जो पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का पूर्व में नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इसको ही बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 88.7% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसमें जितने भी बीपीएल फैमिली है सभी को मुफ्त में विद्युत का कनेक्शन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सभी राज्यों में, बिहार के सभी राज्यों में ये स्कीम लागू है। जितने भी सभी टोले, गांव के जितने भी टोले हैं सभी तो पूर्ण विद्युतीकरण किया गया। साथ साथ जो हाउस होल्ड तथा एग्रीकल्चर दोनों के लिए अलग अलग फीडर की व्यवस्था की गई है। जो सेकंड स्कीम में देखते हैं ये तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, लेकिन जो समेकित विद्युत विकास योजना ये कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत का जो ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम किया जाता है। इसके तहत सरकारी भवनों पर सोलर पैनल बनाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी सूचना टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन करने की बात की गई है, जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एक है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसके तहत हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बीपीएल फैमिली हैं सभी को विद्युत का कनेक्शन दिया जा चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो एपीएल फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है एवं पॉवर्टी लाइन है उसके लिए पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लाई गई थी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको कि सौभाग्य भी कहते हैं, वो लाई गई, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जितने भी ग्रामीण एपीएल फैमिली है सभी को कुछ रेट पे, जैसे कि कनेक्शन के लिए 3,000 रुपये प्रति परिवार लिया जाता है, तो सभी परिवार को बिजली पहुंचाने के लिए 15,000 रुपये प्रति परिवार की दर से उनसे वसूला जाता है, पैसा लिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एपीएल जो फैमिली है एवं पॉवर्टी लाइन उनसे कुछ शुल्क लेके उनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है सौभाग्य योजना के तहत। अब एक क्या स्कीम है उज्ज्वल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना, जिसको कि हम लोग उदय भी कहते हैं।
इसमें हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उदय योजना की शुरुआत की है। जितने भी विद्युत वितरण कंपनियां जिसको हम लोग डिस्कॉम कहते हैं, उसके संचालन एवं विद्युत उसकी जो वित्तीय स्थिति है उसकी सुधारने के लिए ये स्कीम उदय योजना लाई गई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि लॉस होता है उसको घटा के 15% तक किया जाना है। आपूर्ति के लिए जितना एवरेज कॉस्ट लगता है तथा जो हम लोग बिजली का सप्लाई करने के बाद जो राजस्व वसूली होती है उसके दोनों के बीच जो अंतर उसको घटा के शून्य करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि सप्लाई में ज़्यादा पैसा हो लग रहा है, लेकिन उसको जो राजस्व वसूली वो कम हो रहा है। उसी को देखते हुए उदय योजना के तहत जो दोनों को बैलेंस करना है, जो आपूर्ति का औसत लागत है और जो राजस्व वसूली के बीच को जो अंतर है उसको घटा के शून्य करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2016 में जो बिहार सरकार, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा जो दो वितरण कंपनियां हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इनके भी त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अब कुछ नबी नबी न, कुछ नवीन सॉरी कुछ विद्युत परियोजना जो कि नई है उस पर हम लोग चर्चा करें। इस पे एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना है। ये नवीनगर संयंत्र है जो कि औरंगाबाद जिला में है। तो इंपॉर्टेंट है कि नवीनगर विद्युत पावर कहाँ लगाया जा रहा है, तो औरंगाबाद जिला में। यहाँ 50-50 शेयर पे जो 50% इसका शेयर होगा जो एनटीपीसी का है, तो 50% जो यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी उनका है। तो इससे वो 50% जो विद्युत होगा वो बिहार सरकार को मिलेगा। इसमें 660 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाने की बात कही गई है, मतलब टोटल 1980 मेगावाट की इकाइयां लगाई गई है। इसके लिए कोल लिंकेज जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है आवंटित, वो कोल लिंकेज आवंटित किया जा चुका है। दूसरा है बक्सर विद्युत परियोजना जो कि चौसा जगह है वहां पे होना है, चौसा बक्सर जिला में है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस चौसा में विद्युत परियोजना बनाने की बात कही गई है जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी 660 मेगावाट की 2 ग्रीनफील्ड इकाइयां, ग्रीनफील्ड हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड ऐसा होता है जिसमें कि पूरी तरीके से नई तरह की विद्युत परियोजना जो लगाई जाती है उसको हम लोग ग्रीनफील्ड परियोजना कहेंगे। अगर पहले से कोई परियोजना है लेकिन उसको मॉडर्नाइज करके मॉडिफाई करके हम अगर परियोजना को संचालन करते हैं तो उसको हम ब्राउनफील्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रीनफील्ड जो बक्सर विद्युत परियोजना है वो 660 मेगावाट का ग्रीनफील्ड इकाइयां लगाई जा रही है, मतलब नए तरीके से लगाई जा रही है। इससे जो बक्सर विद्युत परियोजना से लगभग 85% जो बिजली होगी वो बिहार को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार अभी काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बिजली खरीदती है उसके बाद ही अपने राज्य में सप्लाई कर पाती है। तो हम लोग 85% इससे बिजली बिहार को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है कि सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित है बक्सर विद्युत परियोजना। सुपर क्रिटिकल टेक्निक के तहत जो हम लोग कोयला जलाने के लिए मॉडर्न डिजाइन तैयार करते हैं जिससे कि कम कोयला में अधिक हम पानी को गर्म करते हैं। इससे प्लांट का जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है सुपर क्रिटिकल तकनीक। अब है अति विशाल विद्युत परियोजना, इसको हम लोग कहेंगे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। एक्चुअली 11 5 ईयर प्लान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कैपेसिटी होती थी 1000 मेगावाट, मतलब 1000 मेगावाट, वो लागू की गई थी। लेकिन उसी को बढ़ा के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट या उससे अधिक होती है वो मंजूर किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इससे 4000 मेगावाट में बिहार को 2000 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टार्ट पूरी तरीके से हो जाता है तो जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो बांका जिला में है उससे हम लोग 2000 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होगी। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 120 क्यूबिक पानी देने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है तथा कोयला ब्लॉक भी आवंटित कर दी गई। कोयला मंत्रालय द्वारा बरहट और नाला कोयला ब्लॉक को आवंटित किया जा चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जल विद्युत परियोजना जो नई चालू की जाने वाली है, मथौली जल विद्युत परियोजना जो कि पश्चिम चंपारण में है। इसका कैपेसिटी होगा 800 किलोवाट। उसमें से जो कजरा जो कि लखीसराय में तथा पीरपैंती भागलपुर में है।
यहाँ पे भी 200 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना चालू करने की बात कही गई है। एक्चुअली कचरा और पीरपैंती में पहले थर्मल पावर स्टेशन ही बनाया जाना था, लेकिन जो वो जोन है वो इको सेंसिटिव जोन है। इसी को लिए थर्मल पावर को कन्वर्ट करके सोलर एनर्जी में यहाँ पे 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात कही गई है। रजौली में नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात कही गई है। अगर ये लगता है तो वो बिहार देश का 7वां राज्य होगा जहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी के तहत हम लोग विद्युत का उत्पादन करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी वगैरह में हम लोग विद्युत का उत्पादन एटॉमिक एनर्जी के तहत कर रहे हैं। तो लेकिन अभी ये शुरुआत इसकी नहीं हो पाई है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग जाते हैं तो इस पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाई है, कुछ नीति बनाई है। ऐसे हम लोग देखते हैं बिहार नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत प्रोत्साहन नीति, इसके तहत निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, जिससे कि अधिक से अधिक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बिहार में कर सकें। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सबको मॉनिटरिंग करने वाली जो एजेंसी है वो है ब्रेडा। ब्रेडा काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोलर एनर्जी में हम लोग, सॉरी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा में हम लोग देखते हैं तो पवन ऊर्जा की काफी संभावनाएं यहाँ पे तराशा जा रहा है, जिसके तहत हम लोग देखते हैं सिमुतुल्ला जो जमुई में है, अधौरा, लालगंज जो कि वैशाली में, यहाँ पे वायु अध्ययन का काम पूरा किया जा चुका है तथा बोध गया, रक्सौल, मुंगेर में वायु गति मापन का कार्य किया जा रहा है। और ओवरऑल विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथा पोजीशन पे आता है। अगर स्टेट वाइज हम लोग देखते हैं तो पहला स्टेट होगा जो नंबर 1 पवन एनर्जी का उत्पादन कर रहा है वो तमिलनाडु है, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरा में गुजरात, चौथा में राजस्थान तथा पांचवा में कर्नाटका है। लेकिन बिहार का पोजीशन काफी नीचे है। इसी तरह बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस को हम लोग जैव ऊर्जा भी कहेंगे, बायोगैस ऊर्जा या जैव ऊर्जा। बिहार में बायोगैस की काफी संभावना है। बायोमास का जो जितने भी जैविक उत्पाद होंगे, जैसे कृषि अवशेष होंगे, कृषि अवशेष में धान की भूसी हो गए, गन्ने की खोई हो गए, जो फसल है उसके अवशेष हो गए। प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग देखते हैं जैट्रोपा हो गया, करंजा हो गया, शहरी जो कूड़ा करकट है, कूड़े कचरे उसका अपशिष्ट हो गया। तो इसमें बायोगैस की काफी संभावना है बिहार में, क्योंकि काफी फसल का अवशेष, गन्ने की खोई, धान की भूसी यहाँ पे पाया जाता है। और हम ओवरऑल इंडिया में देखते हैं तो महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है बायोमास गैस उत्पादन के लिए, यूपी, उत्तर प्रदेश दूसरे पोजीशन पे है तथा कर्नाटक तीसरे पोजीशन में। लेकिन बिहार का पोजीशन काफी नीचे है। इसमें हम लोग देखते हैं जो निजी उपयोग के लिए 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता का बायोगैस गैसीफायर यहाँ पे लगाया गया है। सोलर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको फर्स्ट स्लाइड में कि जो भारत में अधिकतम 300 दिन तक सूर्य का प्रकाश भारत में मिलता है। भारत की धरती को प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सोलर टेक्निक प्राप्त होता है। सोलर टेक्निक के माध्यम से हम पानी गर्म कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर सोलर फोटो वोल्टेइक तकनीक के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। सोलर एनर्जी के केस में देखते हैं ओवरऑल इंडिया में तो तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में गुजरात, चौथे में आंध्र प्रदेश और पांचवा में तेलंगाना। तो फर्स्ट 5 स्टेट में बिहार का नाम नहीं आता, बिहार काफी नीचे है। लेकिन इसके बावजूद कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क बनाने की बात की गई है, जैसे पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, कैमूर में जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क बनाने का काम किया जा रहा है। तो काफी इनिशियल स्टेज में है। सोलर एनर्जी की काफी पॉसिबिलिटी बिहार में है। तो बायोमास और सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी काफी बिहार में है, लेकिन इसको अभी इसकी संभावना को तलाशा जा रहा है। कुछ जल विद्युत, 13 जल विद्युत काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लघु जल विद्युत है। इसकी कुल जो क्षमता है वो 54.3 मेगावाट। तो कुछ जो लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है और किस डिस्ट्रिक्ट में, ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप लोग एक नज़र रखिए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये देखिए कौन सा जल विद्युत परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और कितने कैपेसिटी का वो नहीं भी याद रखते हैं तो उससे काम चल जाएगा।
लेकिन इस जल विद्युत परियोजना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके तहत कुछ प्रस्तावित लघु विद्युत परियोजना है जो बिहार में चलाया जा रहा है। डगमारा लघु विद्युत परियोजना जो कि सुपौल जिलों में कोसी नदी पे है, इसकी कैपेसिटी 130 मेगावाट की है। दूसरा है इंद्रपुली लघु विद्युत परियोजना जो कि रोहतास जिले में सोन नदी पे, इसका भी कैपेसिटी 190 मेगावाट है। जितने भी जल विद्युत परियोजना में के तहत जो खाली जमीन, पुराने जो जल विद्युत परियोजना है वहां पे सोलर पैनल लगाने की बात कही गई। इसके तहत भी हम लोग 10 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। अब है गंडक बोरी गंडक और महानंदा नदी बेसिन में भी 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य है। तो इसका कुछ नाम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। जैसे गंगट बेसिन में 130 मेगावाट, इसमें 2 जल विद्युत परियोजना है। बुरी गंगट में 6.4 मेगावाट, काफ़ी कम है। तथा महानंदा नदी बेसिन में 4 लघु विद्युत परियोजना लगाने की बात की है, 23.7%। तो गंडक बेसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेतिया जल विद्युत परियोजना तथा बगहा जल विद्युत परियोजना दोनों का मिलाकर कैपेसिटी है 130 मेगावाट, काफी अधिक है। अब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का आवासीय सोलर रूफटॉप परियोजना। इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सभी स्टेट को दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत मंत्रालय ने 2019-20 के लिए आवासीय सोलर रूफटॉप के लिए 5 मेगावाट क्षमता बिहार को टारगेट दिया है, जिसके तहत जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 3 मेगावाट तथा नॉर्थ बिहार विद्युत वितरण जो कंपनी है उसको 2 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 5 मेगावाट टोटल है उसके लिए काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पे आए हैं। इसमें इसके लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिसमें कि प्रोत्साहन राशि दी जा रही है आवासीय सोलर पैनल रूफटॉप लगाने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। पहले क्या होता है कि हम लोग पहले बिजली का उपयोग करते थे, मंथ वाइज हम लोग बिजली का भुगतान करने के लिए हर एक बार जाना पड़ता था। अब है कि प्रीपेड, जैसे मोबाइल पे प्रीपेड होता है, पैसा रिचार्ज कीजिए उसके बाद यूज कीजिए, उसी के तर्ज पे बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग हर एक हाउस होल्ड में लगाने की बात कही गई है, जिसमें कि आप पहले इसको रिचार्ज कर लीजिए, जितना पैसे का आप रिचार्ज करेंगे उतना का बिजली का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके राज्य में जो 1.59 करोड़ उपभोक्ता, उसमें 92% जो हाउस होल्ड उपभोक्ता है। इसी का राज्य में चरणबद्ध तरीके से सभी को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के तहत जोड़ा जा रहा है। अब एक कुछ टारगेट है कि बिहार सरकार ने 2022-23 तक बिजली की कुल उपलब्धता 10,589 मेगावाट बढ़ाने की बात कही है, जिसमें कि लगभग 64% जो कन्वेंशनल सोर्स हैं परंपरागत उससे, और 35.7% नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, जिसके तहत 3,777 मेगावाट बिजली का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है। अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर हम लोग जाते हैं तो सोलर एनर्जी से 1338 मेगावाट, विंड एनर्जी से 1686 मेगावाट तथा पन बिजली से 793 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जानी है। तो अब बिहार इकोनॉमी से संबंधित तीसरा वीडियो मैं आज अपलोड आपके सामने कर रहा हूँ। कल मैं बिहार इकोनॉमी से संबंधित एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा एनर्जी सेक्टर तीनों से संबंधित 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अभी तक आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।